बात जब निबंध के पेपर की हो, ऐसे की बात कर रहा हूँ। देखिए, सिविल सर्विस की बात कर लीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस की, मुख्य परीक्षा में आपको एक पेपर निबंध का भी देखने को मिलता है। और यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस में ये 250 नंबर का रहता है। 3 घंटे का इसके लिए समय रहता है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि निबंध के पेपर को आप लोग गंभीरता से लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। इसके लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं है। जो आप लोग पढ़ते हैं ना, जीके जी जैसा आप लोग पढ़ते हैं ना, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, डिबेट पर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं ना, यहाँ से आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। बस आपको लिखने की कला सीखनी है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, उनके 160, 155, 165 नंबर तक आते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है ना, निबंध ही तो लिखना है, लिख देंगे, ये तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, उनके 20 नंबर आते हैं, 30 नंबर आते हैं, 40 नंबर आते हैं। और यूपीएससी में 1 नंबर आपकी रैंक को बढ़ा सकता है और 1 नंबर नीचे भी ला सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक एक नंबर का बहुत ही महत्व है। और इसे आप लोग भी पढ़िएगा, देखिएगा। और ये हिंदी मीडियम के हैं, याद रखिएगा। ये कॉपी है रतनदीप गुप्ता की, इनकी रैंक है 767वीं और 2017 के सिलेक्टेड हैं। आप लोग कह रहे थे ना कि जो सिलेक्टेड हैं जो यूपीएससी में, उनकी कॉपी दिखाइए। एक शुरुआत तो हम कर सकते हैं ना उनकी कॉपी को देख के कि आखिर उन्होंने किस तरह से शुरुआत की हुई थी। आप लोगों से भी कहता हूं कि आप लोग भी टेस्ट दीजिए, अपनी कॉपी चेक करवाइए। ये प्रश्न पत्र संबंधी अनुदेश दिए गए। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं कहता हूं कि बड़े ध्यानपूर्वक इस तरह के जो अनुदेश रहते हैं ना, उन्हें पढ़ा करिएगा। प्रश्न पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है। अब जो आपका माध्यम उसी में लिखेंगे ना, हिंदी है तो हिंदी में लिखेंगे। इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न साहित्य पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे और प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। यहाँ एक सवाल आप लोग पूछते हैं, जैसे आप देखिए सिविल सर्विस में 1000 से 1200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, एक निबंध, दूसरा भी इतने ही शब्दों में लिखना है। तो क्या एक एक शब्द को गिना जाता है? बिल्कुल नहीं गिना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, एक अंदाजा जरूर लग जाता है कि आपने 1000 से 1200 शब्द के आसपास ही लिखा है। अब अगर आप लोग 500 शब्द लिख दें तब तो देखिए परेशानी होगी, नंबर नहीं मिलेंगे उतने। या फिर आप 1500 लिख दे रहे हैं, 2000 शब्द लिख दे रहे हैं, तब भी परेशानी होगी, इतना लिख भी नहीं पाओगे। समझ रहे? प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। कोई पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से उसे चला दिया करिए, काट दिया करिएगा। अब आप देखते हैं कि आपके सामने खंड एक, खंड बी, प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए और जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में रहेंगे। 125 नंबर के 2 निबंध रहेंगे, यानी टोटल 250। अब आपके सामने खंड ए है, सेक्शन ए की बात हो रही है। पहला कह रहा है, इसमें पहला विषय है प्रत्येक सफलता असफलता में एक अवसर छिपा होता है। दूसरा कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार जिसका सबसे ज्यादा दमन तथा दुरुपयोग हुआ। तीसरा कह रहा है समृद्ध राष्ट्र हेतु स्वस्थ राष्ट्र एक पूर्ण शर्त है। तीसरा कह रहा है देशभक्ति मेरा आखिरी, ये चौथा, देशभक्ति मेरा आखिरी अध्यात्म सहारा नहीं बन सकती है। मेरा आश्रय मानवता है, मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के उपयुक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इन चारों टॉपिक को आपको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर आप लोगों को जो टॉपिक पसंद हो, जिस पर 1000 से 1200 शब्द आप लिख सकते हैं आराम से, उसे आपको चुनना है। और निबंध में जो आप टॉपिक चुन रहे हैं उसी के आसपास आप लोगों को लिखना, भटक नहीं जाना है। पैराग्राफ में निबंध लिखना है, समझ रहे हैं आप लोग? और ये आप देखिए स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और ये आप तो जानते हैं कि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। और देखिए निवास होता है। ये उपयुक्त कहावत व्यक्ति के सशक्त मानसिक विकास के आधार के रूप में शरीर की महत्व को स्वतः ही स्पष्ट कर देता है। दोनों में से कोई भी प्रयोग में किया जा सकता है। चलिए अच्छी बात है। ये आप देखेंगे कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का नागरिक राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होता है, क्योंकि नागरिकों का समुच्चय ही अत्यंत राष्ट्र का निर्माण करता है अंततः। और एक स्वस्थ नागरिक एक स्वस्थ एवं समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला होती है। ये स्वस्थ नागरिक राष्ट्र के विकास को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयामों से प्रभावित करता है। और आप देखिए यदि एक नागरिक स्वस्थ है तो वह अपनी पूर्ण कार्य क्षमता का उपयोग करता है। इससे एक ओर वह उत्पादक स्तर श्रम बल को बढ़ाता है तो वहीं दूसरी ओर अपने आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से देश के जीडीपी के विकास में योगदान भी देता है। अब कोई बीमार रहे तो वो क्या कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ये आपने अच्छा निबंध लिखने का प्रयास किया है, देखिए इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करते रहेंगे, सब कुछ अच्छा लिखना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? इससे एक और
वह अपनी रोजी रोटी कमाता है, तो वहीं दूसरी उपभोग व्यय के माध्यम से अन्य नागरिकों के लिए रोजगार एवं आय आय के आप देखते हैं कि अवसर सृजित करता है। और यही यही नागरिक अपनी आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपने परिवार के भरण पोषण तथा अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भली प्रकार निभाता है। मानव विकास सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स, गिनी गुणांक आदि के आधार पर महत्वपूर्ण बिंदुओं का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस तरह के जो इंडेक्स आते हैं ना, उनकी बात हो रही है। और आप देखिए, यदि यही नागरिक शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हो तो वह पूर्ण रूप से उत्पादक नहीं रह जाता है, ना तो वह अर्थात वह पर्याप्त आर्थिक अर्जन कर सकता है और ना ही अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग। अपने परिवार को पोषण युक्त भोजन, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं न उपलब्ध करा पाने के कारण अनेक सामाजिक समस्याएं यथा गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण का जन्म होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि नागरिक स्वस्थ है तो यह पूर्ण संभावना है कि वह दया, करुणा, क्षमा, परोपकार और जैसे नैतिक मूल्यों का पोषण करता है। इससे समाज में चोरी, नशाखोरी, अपवाद, हिंसा, बलात्कार जैसे अपराधों में कमी आती है। विविध वैज्ञानिक शोध यह तथ्य स्थापित कर चुके हैं कि अपराधी प्रायः किसी न किसी मनोवैज्ञानिक रोगों, समस्याओं के शिकार होते हैं। और इसके अतिरिक्त एक स्वस्थ नागरिक मानसिक रूप से सशक्त होने के कारण सही, तार्किक एवं समयबद्ध निर्णय लेने की उच्च प्राथमिकता रखता है। वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से परिपक्व निर्णय को लेता है और भाव एवं आवेशों में बहने के स्थान पर वह सही एवं गलत के वस्तुनिष्ठ पहचान की उच्च भावना रखता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी समझा जा सकता है। आमतौर पर यूरोपीय देशों की भौगोलिक, आर्थिक एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण वहां के नागरिकों का बॉडी मास इंडेक्स एवं जीवन प्रत्याशा उच्च है। बीमारियों का प्रकोप कम होने के कारण वे बीमार भी कम होते हैं। क्या होते हैं? बीमार भी कम होते हैं। आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़ी विसंगतियों पर भी पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सुझाव दिया जा रहा है। इन विसंगतियों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक इत्यादि संदर्भों के देखने की आवश्यकता है। ये सुझाव दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग कॉपी चेक करवाया करिएगा। उपयुक्त तत्वों के प्रत्यक्ष प्रभाव उनके जेब से सीधे खर्च, आउट ऑफ पॉकेट में मेडिकल एक्सपेंडिचर पर पड़ता है, अर्थात यह वहाँ बहुत कम है। वे इसका उपयोग अन्य आर्थिक, पारिवारिक गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। देखिए, ये थोड़ी अशुद्धियां मत लिखा करिएगा, त्रुटियां मत किया करिएगा। अब इसी तथ्य की तुलना यदि साउथ एशिया के किसी देश, उदाहरण स्वरूप भारत से की जाए तो निम्नलिखित तथ्य उभरते हैं। अब देखिए, अशुद्धियां मत लिखिए भाई। भारत के लगभग 44% नौनिहाल कुपोषण के शिकार हैं और विश्व बैंक इस तथ्य की पुष्टि भी कर चुका है। मातृत्व मृत्यु दर 57% एवं शिशु मृत्यु दर उच्च दरें विद्यमान है। गरीबी और बेरोजगारी की व्यापक 22% जनसंख्या को 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल है। और एक बताऊं, जो आंकड़े आते रहते हैं ना, इनके बारे में इनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा, ठीक है? इसमें जब निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। फिर से कह रहा हूं, अशुद्धियां, वर्तनी अशुद्धियां मत करिए भाई। और इतिहास एवं वैश्विक संदर्भों का उल्लेख अपनी जरूरतों के अनुरूप कीजिए। इसलिए तो आप देख रहे हैं भारत सरकार भी बहुत सारी योजनाएं नहीं लाती है, इसलिए तो आती है कि उसके नागरिक स्वस्थ रहें। एक और बीमारियों का प्रकोप अधिक है। उदाहरण स्वरूप इंसेफ्लाइटिस नामक विषाणु जनित रोगों से प्रतिवर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों बच्चों की मृत्यु। तो वहीं टीकाकरण अभियान में कई बार सरकारी तंत्र की हिलावाली तो कई बार नागरिकों के अंधविश्वास मार्ग की बाधा बनते हैं। और इसके साथ ही व्यापक अशिक्षा, केवल लगभग 74% साक्षरता, पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता एवं जागरूकता में कमी जैसे कारण भी विद्यमान है। आज भी स्वास्थ्य को संपूर्ण बजट का मात्र 1.5% ही आवंटित किया गया है। सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की हालत खस्ता है। क्या है? खस्ता है। और आप देखेंगे डॉक्टरों एवं नर्सों की भारी कमी अस्पतालों में देखी जा सकती है। मनोचिकित्सकों का तो आजकल अकाल ही है। ऐसे में उपयुक्त समस्याओं को देखते हुए नागरिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए। भारत के 2022 तक न्यू इंडिया एवं 2028 तक ये रोगों के में सुपर पावर बनने का आप देखिए विजन जैसे लक्ष्यों के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए। तो अच्छी बात है, कीजिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराता है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, मिड डे मील, आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्कूलों में आयरन की गोलियों का वितरण फिर मुख्य सराहनीय कदम है। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाते हैं उन सबका उल्लेख करना है आपको।
बीमारियों पर प्रभावी प्रभावी नियंत्रण के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई और जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात की गई। टीकाकरण को प्रभावी बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इस समय अगर आप लोग लिख रहे होते निबंध तो जो आपकी आयुष्मान भारत योजना है इसका भी उल्लेख करते। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समुचित निराकरण के लिए मेंटल हेल्थ बिल लाया गया। इसके साथ ही आज आवश्यकता है कि जन जागरूकता का प्रसार किया जाए। जंक फूड जो कि भारत में ओबेस पॉपुलेशन अर्थात मोटे लोगों की जनसंख्या के प्रमुख कारण है के बारे में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। देखिए कितने लोग बीमारी से मोटापे से पीड़ित हैं और बहुत सारी बीमारियों को न्योता देते हैं और इसमें आप देखते हैं कि खान पान सबसे बड़ा है। आजकल लोग देखिए जंक फूड किस तरह से खा रहे हैं और कितना बेकार, एक दिन वो उसे रखा रहने दीजिए या बनते हुए आप देख लीजिए कितना बेकार लगता है। योग आयुर्वेद जैसी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। यहाँ ये सुझाव दिया जा रहा है। फूड फोर्टिफिकेशन अर्थात विभिन्न खाद्य पदार्थों के निर्माण के चरण में भी विभिन्न विटामिन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सप्लाई चेन को मजबूत किया जाना चाहिए और जिससे कि प्रतिवर्ष लगभग 25% फलों सब्जियों की बर्बादी को रोककर उन्हें कम कीमतों पर जनता के लिए उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। और यही सही समय है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर स्थिर हो चुके 1.5% के बजट को बढ़ाया एवं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नागरिक ही राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होती हैं। स्वास्थ्य नागरिक ही मानव संसाधन में बदल सकते हैं। ये मानव स्वास्थ्य की एक सशक्त, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और ये शाब्दिक एवं मात्रात्मक गलतियों पर ध्यान दीजिए। ये 45 नंबर 125 में से 45 नंबर इन्हें दिए गए हैं। कितने? 145 नंबर दिए गए हैं। और एक बात और आपको बता दूं भैया, यहाँ आप देखते हैं कि कहते हैं ना कि स्वस्थ रहोगे तो सब कुछ ठीक ठाक है स्थिति है। चलिए ये सब आप लोगों को याद रखना चाहिए। और कहते नहीं, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगा रहे हैं तो आप सबसे मजे में हैं भाई। एक तो हमारे यहाँ कहावत है कि एक पुलिस कचहरी और एक अस्पतालों का अगर चक्कर आपको नहीं काटना पड़ रहा है तो आपके पास दुनिया की सभी दौलत, पूरी दौलत आपके पास उपलब्ध है। समझ रहे हैं? अब आप देखिए खंड बी है ये, सेक्शन बी। अब इसमें 4 टॉपिक दिए गए। पहला कह रहे पर्यावरणीय सरोकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नवीन प्रेरक बल। दूसरा कह रहे एक दिशाहीन छात्र आंदोलन समाज के लिए खतरा। तीसरा कह रहे न्यायिक जवाबदेही, न्याय सुनिश्चित करने हेतु एक अत्यधिक अत्यावश्यक आप देखते हैं साधन। 4 कह रहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना यह हकीकत। अब आप देखें इन्होंने इस धारा में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को तो पूर्ण करने की क्षमता है परंतु किसी के लालच की नहीं। ये गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने। पहला टॉपिक इन्होंने चुना है पर्यावरणीय सरोकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नवीन प्रेरक बल। 21वीं सदी में मानव के विकास के नए, ये आप देखते हैं नए आयामों को गढ़ा गया। उनके असंभव समझे जाने वाले कारनामों को अंजाम दिया। वह चांद पर भी पहुंचा और प्रकृति पर नियंत्रण की उसकी इच्छा पहले से अधिक बलवती हो चली है। इस अत्यंत विकास और नियंत्रण की होड़ ने मानव के पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आज मानव के समक्ष गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां मोहे बाय खड़ी हैं। थोड़ा अशुद्धियां मत लिखिए आप लोग, ठीक है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय प्रोग्रामों का भी उल्लेख करिए, यहाँ किया जा सकता है, ये इन्हें कहा जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, जैव विविधता का ह्रास, वायुमंडल में बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, बढ़ती जल एवं मृदा प्रदूषण, मरुस्थलीकरण, ओजोन परत में छिद्र इत्यादि इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की वह यह आकलन करने में सक्षम हो गया है कि पर्यावरणीय चुनौतियां निरंतर गंभीर होती जा रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयास समय समय पर किए जाते रहे हैं। इससे पूर्व कि हम इन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के पीछे निहित प्रेरक बलों की चर्चा करें, यह समझना आवश्यक है कि पर्यावरणीय सरोकारों का अर्थ क्या है, इसके क्या प्रभाव हुए हैं। और आप देखेंगे कि पर्यावरणीय सरोकारों का सामान्य अर्थ उन सभी पर्यावरणीय परिवर्तनों पर दृष्टि रखता है, उससे निपटने के मार्ग तलाशना, और जिनसे आप देखिए कि इस पृथ्वी और उस पर निवास करने वाले सभी जीवधारियों के जीवन पुनरुत्थान एवं सतर्कता की क्षमता पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। ये आप देखिए मात्रात्मक गलतियों में सुधार कीजिए, ये बार बार सुझाव दिया जा रहा है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो जल, वायु, मृदा प्रदूषण तथा ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित मुद्दों के कारण पर्यावरणीय सरोकार में वृद्धि हुई है। आईपीसीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र तल का स्तर बढ़ रहा है। इससे तटीय क्षेत्र के जलमग्न होने
होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये आप देखेंगे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण एक और बाढ़ जैसी विभीषिका, तो वहीं भविष्य में तीव्र सूखे की आशंका जताई जा रही है। चक्रवातीय तूफान की संख्या में वृद्धि को भी ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन की उपज माना जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, उसे भी जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम माना जा रहा है। इस संदर्भ में भारतीय पक्ष का पर भी एक प्रमुखता से आप देखिए चर्चा कीजिए। FAO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व के खाद्यान्न उत्पादन में संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जबकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। खाद्यान्न उत्पादन में कमी मुख्यतः जलवायु परिवर्तन के कारकों का प्रभाव होगी। और देखिए कोई संस्था रिपोर्ट कर रही है तो उसका प्रमुखता से उल्लेख किया करिएगा। आपका निबंध, आपका आंसर और प्रभावशाली होगा, समझ रहे? चेक कर रहा होगा, जो कॉपी चेकर होगा वो कहेगा कि भैया इससे मालूम है देश दुनिया के बारे में, संस्थाएं क्या कह रही हैं। इस प्रकार बढ़ता वायु प्रदूषण भी एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत में यह अति गंभीर रूप ले चुका है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में दिल्ली को विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। भारत में लाखों लोग प्रतिवर्ष वायु एवं गंदे पानी से जनित बीमारियों के कारण काल के गाल में समा जाते हैं। और आपने देखा होगा दिल्ली में तो सांस लेना दुश्वार हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ 2016 के अनुसार दिल्ली विश्व में वह दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, तो इसका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। इसी प्रकार चीन, ब्राजील समेत दुनिया के अधिकांश विकासशील देश एक और औद्योगिक क्रांति के बाद के अंधाधुंध विकास तो दूसरी ओर स्वयं के विवेकहीन कदमों से दोहरी मार झेल रहे हैं। ये आप देखते हैं। ऐसे में वैश्विक समुदाय द्वारा पर्यावरण के संरक्षण का परिप्रेक्ष्य के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। हस्ताक्षर तिथि ये आप देखिए, ये 1987 में ओजोन परत के छेद को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। 1989 में से प्रभावी हुई थी और इससे उन गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण का प्रयास सम्मिलित है जो ओजोन छिद्र को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थी। और आप देखते हैं कि 1992 में समग्र रूप से एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें आप देखते हैं कि सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार किया गया। 1997 में अति महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया, जिससे ने प्रभावी रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रभावी निवारण कदमों के रूप में कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र G20, G77, वेक्स जैसे मंचों पर पर्यावरण एवं परिस्थिति की जुड़ी चर्चाओं का प्रमुखता के आधार पर आप देखते हैं कि महत्व का उल्लेख कीजिए। इस क्रम में सबसे नवीन समझौता पेरिस समझौता रहा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की दर को 2 डिग्री से नीचे रखने से संबंधित थी। यह भी विभिन्न वैश्विक प्रयास किए गए, परंतु विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य कार्बन उत्सर्जन की मात्रा विकासशील देशों को $100 बिलियन की प्रतिवर्ष सहायता नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के हस्तांतरण को लेकर गतिरोध प्रारंभ से ही रहा है, वर्तमान में भी बना हुआ है। अब आप देखते हैं कि अमेरिका इससे बाहर हो जाता है पेरिस समझौता से। भारत द्वारा आप देखिए जैसा सशक्त ये आप देखिए सशक्त पहलों का भी यानी कि भारत की तरफ से जो पहलें चलाई जा रही उनका भी उल्लेख करना है। विकसित देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी औद्योगिक क्रांति के दौरान किए गए प्रदूषण से बचने का प्रयास करते दिखते हैं। विकासशील देशों का प्रमुख तर्क यह है कि उन्हें एक तो अभी विकास करना है और दूसरे विश्व की एक बड़ी गरीब आबादी को गरीबी से बाहर लाने के लिए उन्हें ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होगी। और आप देखते हैं कि अतः आज आवश्यकता है कि बदलते वैश्विक आयामों को देखते हुए विश्व के सभी देश मिलकर पर्यावरण चुनौतियों का सामना करें। अमेरिका के पेरिस समझौते से बाहर निकलने का पड़ने वाले प्रभाव पर भी आप देखते हैं और भारत ये आप देखिए चुनौतियों से भी निपटने के प्रति सकारात्मक दृष्टि का उल्लेख करें। ये सुझाव दिया जा रहा है, समझ रहे। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग, जैसे भारत का इंटरनेशनल सोलर अलायंस तथा 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य तथा चीन USA द्वारा क्रमशः 2035-2028 तक अपने कार्बन उत्सर्जन की उच्चतम जैसी कदम सराहनीय है। इसके साथ ही जैविक कृषि, सिंचाई के उन्नत साधनों, ड्रिप सिंचाई का प्रयोग, ऊर्जा संरक्षण, फॉसिल ईंधनों के प्रयोग को कम करना, या आप देखिए वनीकरण, जैव विविधता के ह्रास को रोकना, तकनीकी कदमों यथा इलेक्ट्रिक कारों का प्रयोग को बढ़ावा दिया इत्यादि के माध्यम से आप देखते हैं कि क्या माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मनुष्य पृथ्वी और उसके पर्यावरण पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर है। विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता है। क्लाइमेट जस्टिस एवं सस्टेनेबल विकास को कागज के पन्नों से निकाल कर साक्षात में फलीभूत करना भी सुरक्षित है। समृद्ध एवं सतत भविष्य का निर्माण करेगा। किसी कवि की कही ये पंक्तियां मानव जाति को यह प्रेरणा दे रही हैं। ले आग हाथ में पगले, डराता तू किसे, जो ना ये धरा रहेगी तू कहाँ रहेगा।
ये आप देखिए 125 में नंबर में से 125 में से कितने 35 नंबर दिए गए हैं। अब आप लोग, मैं कहता हूं इसी टॉपिक पर आप निबंध लिखिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, और फिर आप लोग बताइए कि कहाँ किस तरह से आपने बेहतर निबंध लिखा जा सकता है। समझ रहे, थोड़ा आप लोग फोकस करिए, तैयारी करिए मैं कहता हूं। और आप देखते हैं कि 80 नंबर दिए गए हैं 250 नंबर में से। चलिए, आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से आपको पढ़ना है। समझ रहे, धन्यवाद।